इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का जो हॉर्नबिल बुक है उसका प्रोज सेक्शन का लेसन 2 का पार्ट 4 देखने वाले हैं। अगर आप इससे पहले पार्ट 3, पार्ट 1, 2 या लेसन 1 का भी वीडियो देखना चाहते हो तब ऊपर दिए एक लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। उसमें पूरी वीडियो लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 के जो पीछे वाले वीडियोस हैं पिछले, वो सब आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर बात करेंगे हम एक्सप्लेनेशन की। और जो एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे वो बात करेंगे बाय मॉर्निंग से लेकर सी एंड आई तक, ठीक है ना। तो उसमें जो कुछ वर्ड्स होंगे जो हो सकता है आपको ना आए तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। जैसे सफिशिएंटली यानी पर्याप्त रूप से, अंडर कंट्रोल यानी नियंत्रण में, ट्रेमेंडियस यानी बहुत भयानक, बहुत ही अजीब, लीक मतलब रिसाव होना, कहीं पे फट जाना, बोलता है ना लीक हो गया, पेपर लीक हो गया तो मतलब कहीं से रिस हो गया, उसको बोलते हैं। या पानी लीक हो रहा है यानी कि पानी बह रहा है, कहीं से रिसाव हो रहा है। वाटर लाइन यानी जल रेखा। स्मैश्ड यानी नष्ट कर देना, तबाह कर देना। नील मतलब उलटना या पूरा पलट जाना बोल सकते हैं। होल्डिंग अप सहारा देना। हल मतलब होता है छिलका। अब देखेंगे कि हल के कई सारे मीनिंग होते हैं। अब देखेंगे जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम बुक वाला तो उसके हिसाब से हम समझेंगे कि वहाँ हल मतलब क्या आ रहा है। एक्सेप्ट मतलब होता है एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवाय, मतलब के अलावा या के सिवाय बोल सकते हैं। पार्टीशन मतलब विभाजन। सर्वाइव्ड मतलब बच गई या बच गया। इनफ मतलब कहते हैं ना इनफ बहुत हो गया, तो या तो बस बोल सकते हो या बहुत हो गया, ये दोनों बोलते हैं। कैलकुलेटेड यानी कि परिकलित, यानी आप कैलकुलेट करते हो, आप गणना करते हो कि ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, तो आप क्या करते हो कैलकुलेशन करते हो, तो उसी से बना है कैलकुलेट। साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक। पिंक प्रिक यानी कांटे, चौकीले से बोलते हैं, चौकीले। वास्ट ओशन, वास्ट मतलब होता है विशाल और ओशन मतलब महासागर। अबेटर मतलब रोक दाम करना, रोक देना किसी को। होस्ट मतलब फहराना, जैसे हम झंडा फहराते हैं तो हम होस्ट करते हैं, हम झंडे को फहराते हैं। फिर लिखा है सेल मतलब होता है पाल, जो पाल होता है आप जानते हो ना, वो जैसे आप मान लो नाव है, नाव का जो जहाँ कपड़ा लगा के हम ये पता करते हैं, कपड़ा लगा होता है चादर जैसा। आप अगर किसी नाव में देखे होगे बोट में, तो एक बड़े बोट में देखते हो चादर जैसा लगा होता है जो बताता है कि कहाँ हवा बह रहा है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, तो वो सेल मतलब होता है पाल। स्लिम मतलब पतला। ऑक्सिलरी, देखिए बुक में स्पेलिंग कुछ और लिखी, मैं यहाँ कुछ और लिख रहा हूँ, बता दूंगा आपको मैं बुक वाला जब पढ़ाऊंगा तब। ऑक्सिलरी मतलब होता है सहायक। इंजन मतलब होता है यंत्र। आउट ऑफ एक्शन यानी ठंडा पड़ जाना, मतलब बिना किसी काम के हो जाना, बोलते हैं ना दिस इज आउट ऑफ एक्शन, ये अब इसका कोई काम नहीं है, उसको हम हिंदी में बोल सकते हैं ठंडा पड़ गया। रीच्ड मतलब पहुंच गया या पहुंच गया। स्टिल मतलब फिर भी। मैस्ड मतलब होता है मस्तूल। अब ये मस्तूल क्या होता है, ये हम जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो समझेंगे मस्तूल क्या होता है। प्रेशर मतलब होता है दबाव। रिगिंग मतलब होता है हेरा फेरी करना, इधर उधर घूमना। फिर डैमेज मतलब क्षतिग्रस्त हो जाना या क्षतिग्रस्त कर देना। अपार्ट मतलब अलग। जिप मतलब भी पाल होता है। कॉन्ड मतलब होता है, वैसे यहाँ कॉन्ड 2 वर्ड के साथ आएगा। जो बुक में जो कॉन्ड आएगा उसका मतलब होगा गौ मांस। एक और वर्ड आएगा जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, वो कॉन्ड बीफ होगा, बीफ लिखा होगा। बीफ मतलब ही होता है गाय का मांस, ठीक। तो बहुत लोग गाय का मांस खाते हैं, बहुत लोग नहीं खाते हैं। हम लोग पूछते हैं गाय को, इसलिए हम गाय का मांस हम लोग नहीं खाते हैं, ठीक, लेकिन बहुत लोग खाते हैं, वो उनकी चॉइस है, अलग बात है। क्रैकर मतलब होता है पटाखा। ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग। रेस्पाइट यानी मोहलत देना, किसी को थोड़ा टाइम दे देना। शॉर्ट लिव्ड यानी अल्पकालिक, कुछ समय के लिए। नॉट, इसमें के साइलेंट होता है, जब कभी भी के और एन साथ में आ जाए तो हमेशा के साइलेंट होता है। नॉट मतलब गाठ। कंटिन्यूड निरंतर रहा या निरंतर भी बोल सकते हैं। डेटोराइड मतलब होता है बिगड़ना या खराब हो जाना। सिचुएशन यानी परिस्थिति। फिर कंफर्ट मतलब आराम है, तो आपको पता ही है। आस्क मतलब पूछना। गोइंग टू मतलब कहीं पे जाना या कहीं जा रहे हो तो बोलते हैं गोइंग टू। ट्राइड मतलब कोशिश किया या कोशिश की। अश्योर मतलब होता है आश्वासन। अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ। और डाइंग मतलब होता है मरते हुए, बोलते हैं ना मरते हुए हमें ये सब नहीं करना चाहिए, तो डाइंग मतलब होता है मरते हुए। तो ये तब जो वर्ड है, ये सब वर्ड अभी हम देखेंगे, ये जो वोकैब्स हैं, ये सब वोकैबलरी हम मिलाएंगे जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो हो सकता है 1-2 वर्ड की मीनिंग थोड़ी डिफर हो, थोड़ी चेंज हो जाए, तो उसका ध्यान दीजिएगा।
कुछ वर्ड्स आपको समझ में आ ही गए होंगे, आप इसको नोट कर सकते हो। अब हम डायरेक्ट चल रहे हैं पैराग्राफ पे। बुक है तो बुक खोल लीजिए, क्योंकि आपको स्क्रीन साफ साफ दिखाएगा, और पिक्चर क्वालिटी अच्छी कर लीजिएगा स्क्रीन पे, ठीक है ना। अगर बुक नहीं है तो पिक्चर क्वालिटी अच्छा कर लीजिएगा, अगर बुक है तो चल जाएगा, आप बुक के साथ पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों हमें 19th वाला पैराग्राफ पढ़ना है। देखिए मैं हिंदी इसलिए आपसे हटा देता हूँ ताकि आप हिंदी स्क्रीन पे पढ़ लोगे तो आपको इंग्लिश आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। नॉर्मली अगर आपको दो चीज़ें दी जाएगी, आसान चीज़ है कठिन चीज़, तो अब बहुत सिंपल है। मैं भी आसान काम करूँगा, आप भी आसान काम करोगे, ठीक। बोलोगे तो आसान है, आसान वाला करेंगे। इसलिए आप हिंदी पढ़ के सोचोगे चल भाई हमको कहानी आ गई, लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं समझोगे तो आप लिखो कैसे, आपको वो सब वर्ड कैसे याद रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हिंदी जितना कम हो सके उतना कम आपको इंटरेक्ट पड़े, आप डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश समझो, फिर हिंदी हम समझने की कोशिश करेंगे, मिलाएंगे हमारी कहानी और हिंदी वाली कहानी कितनी मिलती है। लिखा है बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 3, क्योंकि देखो भाई 1 जनवरी को ये सब हुआ था और 2 जनवरी से मौसम एकदम ख़राब हो गया था। वही लिखा है कि बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी को, बाय मॉर्निंग मतलब सुबह तक, बाय मतलब होता है तक, तो 3 जनवरी की सुबह तक द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल। जो पंप हैड द वाटर लेवल, जो पंप जो था, जो पानी निकाला जा रहा था, वो सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, वो अब इतना काफ़ी हो गया था, पर्याप्त हो गया था कि वो अंडर कंट्रोल, जो पानी था वो अंडर कंट्रोल हो गया था, यानी कि अब हम पानी को कंट्रोल करके धीरे धीरे निकाल सकते थे। फॉर अस टू टेक 2 आवर रेस्ट इन रोटेशन, तो हम ताकि रेस्ट ले सके 2-2 घंटे का रोटेशन में। रोटेशन मतलब कि भाई पहले एक बार पापा करेंगे, एक बार मम्मी करेंगे, एक बार दोनों बच्चे करेंगे, तो वो जो रोटेशन था 2-2 घंटे का, वो इतना पानी कंट्रोल हो गया था कि वो 2-2 घंटे का रोटेशन वो लोग कर सकते थे। इसका मतलब यही है। फिर लिखा है बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, ठीक है। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडियस लीक, वो राइटर कहते हैं कि पर फिर भी हमारा जो पानी का जो स्तर था, वाटर लेवल, वाटर लाइन बोला मतलब वही पानी का जो स्तर था, पानी की लाइन थी, अर्थात जहाँ तक पानी भरा था नाव में, शिप में, वो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक ट्रेमेंडियस लीक था, यानी कहीं पे बहुत ही भयानक छेद था। समवेयर बिलो द अंडर वाटर लाइन, मतलब पानी का जो लाइन है उसके नीचे कहीं भी छेद है, बहुत ही बड़ा छेद है, बहुत भयानक छेद है, ऐसा राइटर को लग रहा था। एंड ऑन चेकिंग, और देखने पर, जब उन्होंने देखा, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब्स फ्रेम वर स्मैश्ड। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि बोट के जितने भी रिब फ्रेम थे, रिब फ्रेम मतलब होता है कि जो रिब मतलब ये होता है कैंची जैसा, एक टेढ़ा है ना, एक तरफ इधर एक तरफ उधर, उल्टा बोल सकते हो, जैसे आप पैर को उल्टा घुमा दो वैसा। तो वो जो जितने फ्रेम थे जो बांधे जाते हैं खासकर, वो सब क्या थे, वर स्मैश्ड, वो टूट गए थे डाउन टू द नील। और डाउन टू द नील मतलब वो नील मतलब नॉर्मली लुढ़कना होता है, लेकिन यहाँ मतलब है कि वो नीचे लुढ़क के गिर गए थे या टूट गए थे, ठीक। तो जितने भी बोट के जितने भी मेन रिब थे, जितने भी मेन बोल सकते बांधे जाने वाले फ्रेम थे, वो सब टूटकर गिर गए थे और पानी उसी में से आ रहा था। इनफैक्ट वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टार्ट बोर्ड, ठीक है। तो इस वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप, कोई भी पकड़ने वाली चीज़ वहाँ पर थी ही नहीं, जो पकड़ने वाली चीज़ थी वो तो गिर गई थी। अब गैस करो कि नाव का जो कोना होता है, बॉर्डर होता है, उसको जिस चीज़ से बनाया जाता है वही टूट जाए, अब क्या होगा उससे, तो वही चीज़ है, वही चीज़ टूट गई थी। देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ स्टार बोर्ड, तो कोई वहाँ कोई चीज़ थी ही नहीं जो क्या कर सकती थी, जो होल्ड कर सकती थी उस स्टार्ट बोर्ड को। जो स्टार्ट बोर्ड क्या होता है, हमने पहले ही वर्ड देखा है, नाव का जो दाहिना हिस्सा होता है उसको स्टार्ट बोर्ड कहते हैं। तो स्टार्ट बोर्ड के दाहिने सेक्शन में कुछ पकड़ने लायक था ही नहीं कि वो क्या कर सके, पानी को अंदर बाहर, मतलब जो पानी बाहर है उसको बाहर रखे, जो अंदर उसको अंदर रखे, ऐसा कुछ था ही नहीं। हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, सिर्फ सिवाय, एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय कुछ जो कपबोर्ड यानी जो अलमारी के जो पार्टीशन हो गए थे, यानी जो तूफान आया था, जो अलमारी टूट गई थी, जो अलमारी के जो टुकड़े हो गए थे, उस टुकड़ों से ही कुछ हिस्से जो थे उस छेद के, बड़े हिस्से छेद के, वो क्या हुए थे, वो वहाँ पर लग गए थे, जिस कारण थोड़ा हिस्सा बच गया था,
ठीक, गैस करोगे कुछ चीज़ टूटकर आपके नाव के किनारे जाके चिपक गई है, और इसीलिए थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा हल्का फुल्का, मान लो अगर 30% नाव का हिस्सा टूट गया है तो 30% में से 5% जो है वो नाव कप बोर्ड का जो पार्टीशन है जो टूट गया है पार्ट, वो जाकर ढका हुआ है। फिर समझा रहा हूँ। इनफैक्ट वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टार्ट बोर्ड। वास्तव में वहाँ कुछ नहीं था पकड़ने के लिए उस स्टार्ट बोर्ड के एरिया में। स्टार्ट बोर्ड हल जो स्टार्ट बोर्ड हल था, यानी जो स्टार्ट बोर्ड का जो हिस्सा था, हल मतलब यहाँ हिस्सा मतलब है, एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, सिवाय कुछ अलमारियों के टूटे भाग के अलावा वहाँ कुछ नहीं था जिसको आप पकड़ सको या जिसको आप होल्ड कर सको। हिंदी अनुवाद लिखा है, 3 जनवरी की सुबह तथा पंपों में पानी का स्तर इतना नियंत्रित हो गया था कि हम बारी बारी से 2 घंटे आराम कर सकते थे, लेकिन फिर भी जल रेखा में नीचे कहीं कोई बड़ा छेद था, और जांच करने पर मैंने देखा कि नाव का प्रमुख कैची ढांचा टूटकर नोटल पर गिरा हुआ है, यानी कि वो गिर गया है टू द नी, मतलब वही लुढ़क कर गिर गया है। वास्तव में दाईं ओर एक पूरा भाग अतिरिक्त अलमारियों के खाने के ओर किसी चीज़ पर टिका न था, यानी अलमारी को जो कुछ पार्टीशन, कुछ टुकड़े जो थे उसी पर वो टिका हुआ था, बाकी सब कुछ नहीं था। वो पूरा उधर वाला हिस्सा पूरा क्या हो गया था, मान लो दाहिने साइड वाला हिस्सा वो पूरा टूट गया था और पानी उसी में से आ रहा था अंदर, ठीक, और इसीलिए वो जो पानी का लेवल था वो जल्दी कम नहीं हो रहा था। अब 20वां पैराग्राफ पढ़ें। लिखा है, वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। मतलब जब से, सिंस मतलब होता है से, तो जब से उस वेव ने, उस लहर ने हमें हिट किया था, मतलब जब हमें ढकेला था, यानी जब हमको झटका दिया था, तब से हम जीवित रह चुके हैं। हम सर्वाइव हो गए 15 घंटे, यानी कि 15 घंटे से हम सर्वाइव हैं, ठीक, जब से उस लहर ने हमें क्या किया है, धक्का दिया है या मान लो हिट किया है, जोर से मारा है। बट वेव वेकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। पर जो वेव वॉकर था, यानी जो नाव का नाम था वेव वॉकर, वुडंट होल्ड टुगेदर फॉर लॉन्ग इनफ, जो मतलब जो नाव था वो अब हमको ज़्यादा देर तक, लॉन्ग इनफ मतलब काफ़ी समय तक हमें साथ नहीं रख सकता था, यानी कि वो कुछ दूरी जाने पर शायद टूट जाता। ये राइटर को डर लग रहा था कि भाई जो वेव वॉकर है वो अब नहीं कर पा रहा है और कुछ समय बाद ये टूट सकता है। फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया पहुँचने तक हमारे लिए ये जो वेव वॉकर है वो साथ नहीं दे सकता, वो भाई कभी ना कभी टूट सकता है, ऐसा राइटर को लगता है। फिर लिखा, आई चेक्ड आवर चार्ट एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। लिखा, आई चेक्ड आवर चार्ट, मैंने अपना चार्ट देखा, यानी कि भाई नक्शा देखा होगा, एंड कैलकुलेटेड, उस नक्शा को देखा और कैलकुलेट किया, गणना किया, दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड, देखो इसमें एस साइलेंट होता है, आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, यानी पूर्व की ओर, ईस्ट मतलब होता है पूर्व। तो जहाँ हम लोग हैं, मतलब जहाँ वो लोग थे, वहाँ से अगर वो पूर्व की तरफ जाए तो आगे 2 आइलैंड मिल जाएंगे जो कुछ 100 किलोमीटर दूर हैं। जो उन्होंने चार्ट, जो नक्शा देखकर उन्होंने गणना किया तो उनको लगा कि भाई कुछ 100 किलोमीटर दूर क्या है, कोई आइलैंड, 2 आइलैंड पड़ेंगे उस ईस्ट की तरफ जाने पर, पूर्व की तरफ जाने पे। वन ऑफ देम, उनमें से एक है इल एस्टरडाम, ये नाम है उस आइलैंड का। एल या इल कुछ भी हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा अजीब, थोड़ा इंडियन नाम नहीं है इसलिए थोड़ा अलग तरीके से बोला जा रहा है। एल एस्टरडाम नाम था, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वो फ्रेंच साइंटिफिक बेस, यानी कि यहाँ पे फ्रेंच यानी कि फ्रांस के द्वारा कुछ भी साइंटिफिक जो भी एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे मान लो कोई छोटा सा बम का एक्सपेरिमेंट करना है या कुछ ऐसा है, कोई गैस का एक्सपेरिमेंट करना है जो अगर शहर में होगा तो नुकसान हो सकता है, तो ऐसे चीज़ों का एक्सपेरिमेंट उस आइलैंड पे होता था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन पिक्स इन द वास्ट ओशन। देखो इसका मतलब क्या है, इसको डार्क में जो लिखा है इसका मतलब है बोल्ड में, वास्ट मतलब होता है, पता है आपको, विशाल, और ओशन मतलब होता है महासागर। और पिन पिक्स, यहाँ पिन पिक्स मतलब होता है चौकीले, यानी कि जो समुद्र है वो एक लेयर में अगर देख लो तो 2 छोटे छोटे, एक
सुई के माफी, जैसे सुई एकदम पतला होता है वैसे सुई के माफी ये जो दो छोटे छोटे आइलैंड है, यही हमारा क्या था, आखिरी होप था, आखिरी आशा थी। ठीक है, या केवल आशा थी बोल सकते हैं। तो पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, समझ गए, मतलब कि जो समुद्र है, जो बड़ा सा महासागर है, उसमें जो दो छोटे से सुई जैसे जो दो छोटे से आइलैंड हैं होंगे, वही हमारे दो जो आइलैंड थे वही हमारे आशा रह गए थे। लिखा है लास्ट के दो लाइन, बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल। अनलेस, जब तक कि नहीं, अनलेस मतलब जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं वो जो विंड था, जो हवा था और जो सागर था वो अबेटेड मतलब होता है रोकना या मना करना। तो वो वी कुड होस्ट सेल मतलब होता है पाल, आपको पता ही है, मैंने बताया था। पाल की मीनिंग जो पहले मैंने वीडियो में बताई थी, वो बताई थी पाल जो नाव को आगे बढ़ाता है। ठीक है, वो एक और मीनिंग होता है पाल का। एक और पाल होता है जो आपको कपड़ा वाला पाल होता है। ठीक है, तो जो कपड़े वाला पाल होता है, आप देखते हो शिप में यूज़ होता है, कपड़ा लगा होता है, लंबा सा कपड़ा लगा होता है, वो डिटरमाइन करता है हवा किधर चल रहा है और किधर जाने पे फ़ायदा होगा, तो इसलिए लगाया जाता है। तो वही लिखा है, सो वी कुड होस्ट सेल, होस्ट मतलब फहराना, ताकि हम जो पाल को फहरा सकें। ठीक, तो वो कह रहे हैं बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, यानी कि जब तक हवा और जो सागर है वो हमें रोकने का काम बंद ना कर दें। अबेटेड मतलब रोकना होता है, अनलेस मतलब जब तक कि नहीं। तो जब तक वो रोकने का काम, मतलब जो हवा तेज चल रही है या जो सागर है हमें रोकने का काम बंद ना कर दे, तब तक हम होस्ट मतलब ये जो पाल उसको फहराएंगे नहीं। जब ये बंद हो जाएगा तब हम अपना जो पाल है वो फैलाएंगे। इसका मतलब ये है, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। और वास्तव में जो हमारा चांस था, जो हमारा मौका था, यानी जो हमारा बचने का जो भी चांस था, वो क्या गया था, वो और स्लिम हो गया था और पतला हो गया था। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। जो ये बहुत बड़ा जो वेव आया था, जो लहर आई थी, हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन, ऑक्सिलरी मतलब सहायक इंजन। नॉर्मली अब जब कहीं दूर जाते हो तो आप दो इंजन लेते हो, एक मेन इंजन, एक सहायक इंजन। तो जो कह रहे हैं कि जो बड़ा वेव था, जो बड़ा लहर था, उसने जो हमारा सहायक इंजन था उसको क्या कर दिया था, आउट ऑफ एक्शन, यानी कि उसको एकदम खराब कर दिया था, यानी कि बिना किसी काम करा गया था, ठंडे में पड़ जाने से बोलते हैं। उसका जो इस ऑक्सिलरी जो इंजन था वो ठंडे पड़ गया था। यहाँ देखो ऑक्सिलरी की स्पेलिंग में डबल एल यूज हुआ है, यानी कि एल, जबकि मैंने जो वर्ड मीनिंग बताया था उसमें एक ही एल लगा था। कभी कभी ऐसा होता है कि जो एंशियंट, मतलब जो पुराने लोग लिखते हैं, पुरानी कहानियाँ लिखते हैं, तो उसकी स्पेलिंग कुछ और थी। कभी कभी क्या होता है, स्पेलिंग क्या होता है, इनोवेट होता है, बदलता रहता है। जो 100 साल पहले जो जिसकी स्पेलिंग थी, हो सकता है अब वो उसकी स्पेलिंग थोड़ी बदल गई हो, ऐसा कई बार होता है। तो इसीलिए यहाँ पे डबल एल जो लिखा है वो एक एल से भी काम चलता है, डबल एल से भी काम चलता है। डबल एल वैसे बोलते नहीं, एल बोलते हैं। लिखा है हिंदी अनुवाद, लहर के टकराने के 15 घंटे बाद तक हम तब तक तो हम बचे रहे, लेकिन वे वॉकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक साबुत नहीं बच सकती थी, यानी कि वो साथ नहीं रह सकती थी। मैंने चार्ट का निरीक्षण किया और गणना की कि पूर्व की ओर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे छोटे द्वीप हैं। उनमें से एक आइल एम्स्टर्ड फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था, यानी फ्रांस के लोग वहाँ पर वैज्ञानिक परीक्षण करते थे। हमारा बचाव विशाल सागर में इन दो सुई के छेदों जैसे द्वीप पर पहुंचने पर ही हो सकता था। जिससे सुई का छेद करते हो, मान लो कोई बड़ा सा कपड़ा उसमें सुई का छेद करते हो तो पता नहीं चलता है, ठीक वैसे जो सागर बड़ा सा, उसमें जो दो छोटे से द्वीप हैं, ये द्वीप क्या है, उस सुई के छेद के बराबर है, एकदम छोटे से। लेकिन हवा तथा सागर के शांत होने तक हम अपने पाल नहीं खोल सकते थे, जो मैंने कहा। अर्थात जब वो जो हवा है वो शांत हो जाए और सागर शांत जाए, तब वो अपने पाल खोलेंगे, क्योंकि वो पाल क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अब फट जाएगा तो भाई जो चांस थोड़ा सा है कि भाई ईस्ट की तरह वेस्ट की तरह, अगर आप समुद्र में घुस गए और बीच में थोड़े आ गए तो आपको पता ही चलेगा ईस्ट की तरह वेस्ट की तरह, है ना। आपको सूरज पर डिपेंड होना होगा, और सूरज मान लो अगर दोपहर हो गई, सूरज एकदम ऊपर है, तब तो और दिक्कत हो जाएगा, कंफर्म ही नहीं कर पाओगे कि किधर ईस्ट है किधर वेस्ट है, किधर नॉर्थ साउथ है, कुछ पता नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, सुबह सुबह शायद आप पता कर सकते हो कि भाई सूरज यहाँ से उग रहा है, शायद इधर ईस्ट होगा। ठीक, तो इसीलिए वो लोग का यूज़ नहीं कर रहे थे, तथा हमारी बचने की आशा बहुत कम थी। उस विशाल लहर में हमारी सहायक इंजन क्रियाहीन कर दिया था, यानी बिना किसी काम के कर दिया था।
चलते हैं आगे वाला पैराग्राफ देखते हैं। अब एक दिन बाद यानी कि ऑन जनवरी 4, 4 जनवरी को, आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, जो हम 36 घंटे से लगातार पंपिंग कर रहे थे, पानी को बाहर निकाल रहे थे, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम पहुंच गए, हम कहाँ पहुंच गए, पानी के जो आखिरी स्तर था, जो आखिरी सतह था, कुछ सेंटीमीटर बचे हुए थे पानी, हम वहाँ पहुँच गए। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हमें बस एक पेस बना के रखना था, एक स्तर बना के रखना था जो पानी अंदर आ रहा था, यानी कि अब पानी जो था वो काफ़ी हद तक बाहर चल गया था, अब वही पानी अंदर आ रहे थे, जो हल्के हल्के छेद बच गए थे वहाँ से जो पानी आ रहे थे, अब हमें बस वही पानी बाहर निकालना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, मेन मास्ट मतलब होता है वो जो मेन जगह होता है, मेन कैसे बोलूँ आपको, हाँ, जैसे हम एक अलग से जगह होता है ना घर में, जहाँ हम अपना, या आप देखते होगे कि नाव में एक अलग से जगह होता है जहाँ आप खंभा लगाते हो, तो वही मास्ट मतलब वही है। तो हम कोई सेल नहीं लगा सकते थे मेन मास्ट में, प्रमुख मास्ट पर। अब इसका हिंदी मुझे नहीं पता, हिंदी में इसमें अभी पढ़ेंगे, देख लेंगे। फिर लिखा है, हिंदी तो जो मैंने लिखा मस्तूल लिखा है, मस्तूल तो होता ही है, लेकिन मास्ट का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया। अब वो आप उसका हिंदी जानो चाहे कुछ भी जानो, ठीक। लिखा है प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड, वैसे मस्तूल होता है, ठीक। लिखा है प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, मतलब बहुत सिंपल है, वो जो प्रेशर पड़ेगा उस रिगिंग वुड ना, जो दबाव पड़ेगा उस पाल पर, यानी जो कपड़ा होगा उस पर जब दबाव पड़ेगा उसके पेट पर, यानी उसके मेन पोर्शन पर जब दबाव पड़ेगा, और सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन, वो उस जो डैमेज है, जो खराब हो चुका है, उसको वो ढकेलेगा, यानी कि उसको वो खींचेगा, ऑफ द हल अपार्ट, हल अपार्ट मतलब हल को अलग करके वो उसको खींचेगा। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप, इसलिए हमने तूफान में जो छोटा सा जिप मतलब भी पाल होता है, लेकिन वो छोटा पाल होता है, ठीक। तो वो सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप, इसलिए हमने तूफान के समय जो छोटा सा पाल होता है हमने वो होस्ट किया, फहराया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड वेयर, और हम आगे बढ़े, हेडेड मतलब यहाँ मतलब आगे बढ़े, फॉर वेयर उस जगह के लिए, आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, जहाँ पर मुझे लग रहा था कि जो आइलैंड होंगे, 2 आइलैंड, उस दिशा हम आगे बढ़े, क्योंकि देखो जैसे ही उन्होंने वो जो तूफान वाला जो छोटा पाल होता है वो लगाया, उससे उनका अंदाजा हो गया होगा कि भाई देखो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, हवा इधर चल रही है, या ऐसे हो रहा है, तो ये ईस्ट वेस्ट ऐसे है, उनके हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया होगा भाई हमको पूर्व की तरफ जाना है। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ, मैरी ने पाया कुछ भुने हुए, कॉर्न मतलब होता है भुने हुआ, बीफ मतलब जो मैंने कहा गाय का मांस, तो कुछ उसने गाय का मांस पाया, अर्थात वो जब वहाँ निकले होंगे घूमने के लिए तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी होंगी जिसको 10 दिन 4 दिन 5 दिन आप रख कर खा सकते हो। तो वो जो मैरी ने जब अंदर गई होगी, जो सामान बच गया होगा, उसमें से उसको एक कॉर्न बीफ मिला, एंड क्रैकर्स बिस्किट, और कुरकुरे बिस्किट, यानी जो कड़े बिस्किट होते हैं, तो कड़े बिस्किट उसको मिले। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, लगभग 2 दिन में, यानी एक दिन का दोपहर और एक दिन पूरा, तो वो दिन और अगले दिन यानी 4 तारीख को बात हो रही है। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील, और हमने खाया अपना पहला मील, अपना पहला खाना, इन ऑलमोस्ट 2 days, लगभग 2 दिन में हमने अपना पहला खाना खाया। क्या खाया? कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट। हिंदी अनुवाद लिखा है 4 जनवरी को 36 घंटे के निरंतर पंप करने के बाद पानी का स्तर केवल कुछ सेंटीमीटर रह गया था। अब हमें केवल उतना ही पानी निकालना जारी रखना था जितना छेद से अंदर आ रहा था, यानी जो स्तर था उसको बनाए रखना था, बढ़ाना नहीं था। हम मुख्य मस्तूल पर पाल नहीं लगा सकते, जो मैंने कहा ना मस्तूल तो ठीक है, हिंदी बता दी आपको भी शायद मस्तूल ना पता हो, लेकिन जैसा मैंने मास समझाया आपको, वो जगह जहाँ पे आप पाल लगा सकते हो, वो जगह, उस जगह पे वो नहीं लगा सकते थे। ऐसा करने पर साज सामान पर इतना दबाव पड़ता, मतलब वो इतना भारी था, ऊपर से हवा इतनी तेज बढ़ रही थी, तो पाल इतना भारी होने के कारण उस पर दबाव पड़ता कि वो अपने पेटे के क्षतिग्रस्त आग के टुकड़े कर देता। ठीक है, यानी कि वो जो पाल है वो क्या होता, आग के टुकड़े, यानी कि एकदम पूरा का पूरा वो फट जाता। इसलिए हमने तूफानी तिकोना पाल लहराया। तिकोना पाल मतलब छोटा
और 3 मुंह वाला पाल हमने लहराया और तथा उस ओर चल दिए जहाँ मेरे विचार में 2 द्वीप थे, और वो वहाँ चले गए जहाँ उनको लगता था कि भाई वहाँ पे 2 द्वीप हैं। मेरी नमकीन मॉस मैरी, मैं गलती हो गया, मैंने मेरी बोल दिया, मैरी जो उनकी पत्नी थी, नमकीन मांस, यह नमकीन मांस लिख दिया हिंदी में, लेकिन जो मैंने हिंदी में आपको बताया था कॉर्न बीफ, गाय का भुना हुआ मांस, वो मैरी लेकर आई तथा करारे बिस्कुट लाई थी, तथा हमने लगभग 2 दिन बाद पहला भोजन किया था। मतलब वही करारे बिस्किट और वो कॉर्न बीफ उन्होंने खाया था। चलते हैं आगे का पैराग्राफ देखते हैं। लिखा है बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। पर जो हमारा रेस्पाइट था, यानी जो हमारा विश्राम था, जो हम आराम कर रहे थे, सोचे कि भाई अब धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, तो जो आराम था वो हमारा कुछ ही समय के लिए था। एट 4 PM 4 बजे शाम को, 4 बजे लगभग शाम हो जाती है, ब्लैक क्लाउड बिगेन बिल्डिंग, जो काले बादल थे वो फिर से बनने लगे। अप बिहाइंड अस, हमारे पीछे फिर से काले बादल बनने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक, और 1 घंटे में जो हवा थी वो फिर से वापस आ गई। टू 40 नॉट, यहाँ नॉट मतलब गाठ नहीं है, जो मैंने वर्ड मीनिंग बताया था गाठ, यहाँ गाठ नहीं है, यहाँ मतलब है किलो, यहाँ मतलब नॉट मतलब है वो जो रफ्तार चलती है किलोमीटर या किलो माइल्स पर किलो माइल्स, यानी कि 4 माइल पर आवर, 1 घंटे में 40 माइल की स्पीड से वो जो हवा थी वो फिर से 1 घंटे बाद, यानी कि जब बादल दिखा 4 बजे, उसके 1 घंटे के बाद लगभग वो 40 मील प्रति घंटे के स्पीड से वो जो हवा थी वो बहने लगी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो समुद्र था यानी जो सागर था वो थोड़ा ऊपर उठने लगा, अर्थात लहरें उठने लगी। द वेदर कंटिन्यूड टू डेटोराइड, जो मौसम था वो डेटोराइड होने लगा, जो खराब होने लगा। थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात वो जो मौसम था वो क्या होने लगा, और ख़राब होने लगा। एंड बाई डाउन ऑन जनवरी 5, डाउन मतलब होता है शाम का समय, और या देखो सुबह शाम दोनों हो सकता है, एकदम सुबह का समय और शाम का समय दोनों को हम डाउन कह सकते हैं। तो अब कंफर्म नहीं है कि एकदम शाम की बात कर रहा है कि भोर की बात कर रहा है। तो वो बाई डाउन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट, और 5 जनवरी को यानी 4 जनवरी को तो उनको लगा भाई थोड़ा राहत मिल गई, लेकिन शाम को फिर घने बादल हो गए, फिर से समुद्र में लहरें उठने लगी, हवा तेज चलने लगी। और अगले जनवरी को, मतलब अगले 5 जनवरी को शाम को या सुबह, मैं कंफर्म नहीं हूँ सुबह है कि शाम, मैं मान लेता हूँ सुबह, तो अगली सुबह यानी भोर में आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, हमारा जो सिचुएशन हमारी परिस्थिति और ज़्यादा डेस्परेट हो गई और ख़राब हो गई। हिंदी अनुवाद देखते हैं। निराशाजनक भी लिखा है, डेस्परेट मतलब, तो डेस्परेट मतलब निराशाजनक भी आप मान सकते हो। हिंदी अनुवाद लिखा है, परंतु विश्राम अधिक देर तक नहीं मिला। 4 बजे काले बादल हमारे पीछे बनने शुरू हो गए। घंटे भर में हवा फिर 40 समुद्री मील की गति से, मतलब समुद्र में 40 मील की स्पीड से जो हवा बहती है चलने लगी, तथा समुद्र में लहरें ऊंची होने लगी। पूरी रात मौसम बिगड़ता रहा, तथा 5 जनवरी की सुबह, यानी भोर की ही बात हो रही थी, जो मुझे लग रहा था कि शाम की बात हो रही है, यहाँ सुबह की बात हो रही थी। हमारी स्थिति फिर से निराशाजनक यानी खराब हो गई। अब लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो का। When I went in the comfort, when I went in to comfort the children, जब मैं गया टू कंफर्ट मतलब होता है थोड़ा आराम देने, दिलासा देने कि भाई देखो सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता मत करो। तो when I went, जब मैं गया, when I went into the comfort the children, जब मैं बच्चों को दिलासा देने के लिए गया, अंदर गया। जॉन ने पूछा, जॉन कौन है? जॉनसन, याद है ना? जॉनसन ने पूछा, जॉनसन को शॉर्ट में जॉन कहा गया है। उसने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं, अर्थात क्या हम मरने वाले हैं। ठीक, तो वी आर गोइंग टू डाई अर्थात क्या हम मरने वाले हैं या क्या हम मरने जा रहे हैं। आंसर आता है, आई ट्राई टू अश्योर हिम, मैंने प्रयास किया कि मैं उसको अश्योर करूँ, मतलब मैं उसे निश्चिंत कर दूँ कि भाई नहीं डरो मत। तो मैं उसको अश्योर कर रहा था, मैं उसको निश्चिंत कर रहा था दैट वी कुड मेक इट, कि हम ये सब कर लेंगे, अर्थात हम बच जाएंगे।
इंग्लिश में जब ऐसे बोलते हैं कि संभाल लेंगे, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं संभाल लेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं वी कुड मेक इट, हम बना सकते हैं, हम कर सकते हैं। उसने प्रयास किया, किसने, राइटर ने प्रयास किया, जॉन जो उनका बेटा था उसको तसल्ली देने के लिए। बट डैडी ही वेंट ऑन, उसने आगे जारी होकर कहा, वेंट ऑन मतलब जारी होना, उसने जारी होकर कहा, पर पिताजी या डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने को लेकर डरे हुए नहीं हैं। वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम लोग मरने को लेकर डरे हुए नहीं हैं। इफ़ यदि वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ हो जाएंगे तो हम सब मरने से डरने वाले नहीं हैं। यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई, आप, मम्मी, स्यू मतलब सुजैन, मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम क्या था, लड़की का शू था, ठीक है, और आई मतलब होता है मैं कंफर्म कर रहा हूँ उस स्यू कौन थी, ठीक, चलो देख लेते हैं स्यू कौन थी, यहीं पे कहीं था ना, यहाँ था आगे, हाँ सुजैन नाम है, सुजैन, ठीक है, सुजैन नाम है, देखो यहाँ लिखा है ना सुजैन, यहाँ देखिए लिखा सुजैन, ठीक। तो क्या था, हाँ, तो जॉन कहता है वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने को लेकर हम मरने से डरेंगे नहीं। इफ़ यदि वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ हो सकते हैं तो हम मरने से डरेंगे नहीं। ठीक, कितनी पॉजिटिव बात है ना, कि इतनी तूफान में एक बेटा, अगर एक आदमी बोला समझ में आए, एक बच्चा बोल रहा है कि पिताजी हम सब अगर साथ में रहेंगे तो हम सब डरेंगे नहीं। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। यू, मम्मी, स्यू एंड आई, आप, मम्मी, सुजैन, ठीक है, और मैं यानी कि जॉन, ठीक। तो ये है 23rd पैराग्राफ, इसका हिंदी देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद लिखा है, जब मैं बच्चों को दिलासा देने के लिए अंदर गया, जॉन ने पूछा, डैडी क्या हम मरने वाले हैं? मैंने उसे विश्वास देने की कोशिश की कि हम बचने में सफल होंगे, मतलब हम संभाल लेंगे। लेकिन डैडी, वह बोला, हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी एक साथ, आप, मम्मी, स्यू एंड मैं, और मैं, मतलब आप, मम्मी और स्यू और मैं अगर साथ में रहेंगे तो हम सब मरने से नहीं डरते। कितनी पॉजिटिव बात है। तो ये इसका हिंदी था। अब इसका आगे आई कुड से हमें पढ़ना है नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट वीडियो में, तैयार रहिएगा। इसका मैंने 6 पार्ट बनाने की कोशिश की है, ये 4था पार्ट आप देख रहे हो, अभी 2 पार्ट बाकी है, तो 2 पार्ट भी आप देख लीजिएगा। कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ में अपने दोस्तों के ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करने वाले हैं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।